हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब दोस्तों। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक है हमारा वो है पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। ये दोस्तों पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ वर्ल्ड टॉपिक की सीरीज़ की पार्ट 3 है। इसमें हमने इसी टॉपिक के ऊपर 2 वीडियोस पहले की अपलोड की हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो पहले उनको देखिए और फिर आप इस टॉपिक पे आइए। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्या। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। इसमें दोस्तों ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस, ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम के लिए और ऑल इंडिया अक्रॉस जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होते हैं यूपीएससी के या केएस के हो गए, उनके भी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए ये टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए, जिनमें कुछ समझाने वाला नहीं है, उनको हमने एज ए पॉइंट्स नोट डाउन किया है जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। और उसके बाद में मल्टीपल चॉइस सेक्शन भी रहेगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो आपकी रिवीजन के बहुत काम आएंगे। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और दोस्तों आपसे एक और हम्बल रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लगातार जो है जनरल नॉलेज की क्लासेस और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्ज़ाम में, जो बार बार जिनके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो उनके ऊपर लगातार हम काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एलओसी भी बोलते हैं। तो आइए जानते हैं ये लाइन कहाँ पे है। एलओसी इज द बाउंड्री लाइन दैट मार्क्स वेयर द अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ द जे.एंड.के इज डिवाइडेड। दोस्तों यहाँ पे अर्स्टवाइल स्टेट ऑफ जे.एंड.के का क्या मीनिंग है। जैसा कि आपको पता है कि अब जो जे.एंड.के हमारी स्टेट थी वो 2 यूटीज में कन्वर्ट हो गई है। पहले हमारी 3 डिवीजन हुआ करती थी, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, लेकिन अब हमारी स्टेट को 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया है, एक यूटी ऑफ लद्दाख, एक यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये अर्स्टवाइल स्टेट का मीनिंग है, जो पहले हमारी स्टेट हुआ करती थी। तो एलओसी जो है वो मार्क करती है बॉर्डर लाइन को, हमारी जम्मू एंड कश्मीर जब स्टेट हुआ करती थी उसको, ठीक है। द लैंड ऑन वन साइड ऑफ द लाइन इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया। और इस लाइन की वन साइडेड जो लाइन है, जिसको जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली स्टेट जो बनती थी हमारी, उसको इंडिया कंट्रोल करता है। और इसके दूसरी साइड वाली जो लाइन की दूसरी साइड है, उसको पाकिस्तान कंट्रोल करता है। It is not a legal international boundary. What is the effective boundary between the two countries? दोस्तों इस पॉइंट का मीनिंग समझिएगा ध्यान से कि ये कोई इंटरनेशनल लीगल बाउंड्री नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री नहीं है, ये लीगल बाउंड्री नहीं है, ये एक इफेक्टिव बाउंड्री है। इफेक्टिव का मतलब डिफेक्टिव बाउंड्री है। डिफेक्टिव का मीनिंग भी ये हो गया कि ये एक्चुअल बाउंड्री नहीं है। इसके पीछे की दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। हुआ क्या था। ऐसा हुआ था कि जब हमारी 1947 में हमें आज़ादी मिली, 15 अगस्त 1947 में जब हमें आज़ादी मिली, तो तब ये नहीं था कि जो ब्रिटिशर थे, जिनका राज था ब्रिटिशर का इंडिया पे, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे तब, तो उनका पूरी इंडिया में जितनी रियासतें थी उन सभी पे उनका राज नहीं था। कुछ रियासतें जो हैं वो राजाओं के हाथ में थी, यानी प्रिंसली स्टेट थी। तो ऐसा ही जम्मू एंड कश्मीर भी हमारा एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। और तब जब 1947 में फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है डिक्लेयर हुई, तो तब इंडिया भारत ने हरि सिंह को पूछा। तब यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट में महाराजा हरि सिंह थे, ठीक है। तो उन्होंने उनको कहा कि बिले पत्र आप साइन कर लो कि आप इंडिया के साथ जाना चाहते हो या पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हो। लेकिन उन्होंने ना तो पाकिस्तान के साथ जाना चाहा और ना ही भारत के साथ जाना चाहा। तो इसी बात का जब उन्होंने कहा कि भाई हम ऐसे ही रहेंगे, हम अपने सेपरेटली रहेंगे, ठीक है, तो इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था, ठीक है। तो 1947 को आज़ादी के थोड़ी ही देर बाद, यानी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो 1-2 महीने बाद जो है वो
पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला कर दिया था। ठीक है, तो जब जम्मू कश्मीर में हमला किया तो फिर जो हमारे राजा थे महाराजा हरि सिंह, उन्होंने उनके जो सेनापति थे तो उन्होंने बताया महाराजा को कि भाई ऐसा हो सकता है कि जो हमारी सेना है इसमें बहुत सारी पॉपुलेशन जो है वो मुस्लिम लोग भी हैं। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि कहीं ये मुस्लिम लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों के बहकावे में आके उनके साथ ना हो जाएं, तो इससे हमें बहुत सारी हानि हो सकती है। लेकिन महाराजा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप जाओ युद्ध करो। ठीक है, तो फिर इन्होंने जब गए युद्ध करने तो बहुत सारी जो पाकिस्तानी आर्मी थी, पाकिस्तानी के कुछ लोग थे, वो बहुत अंदर आ गए थे, श्रीनगर तक जो है वो पहुंच गए थे। तो जब स्थिति बहुत गंभीर बन गई, इनके महाराजा हरि सिंह के सेनापति भी मारे गए, तो फिर महाराजा हरि सिंह ने जो है वो भारत को पत्र बुलाया और भारत को कहा कि हम विलय पत्र पे साइन करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि भारत जो है वो जब पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो साथ है पहले इसलिए नहीं दे रहे थे कि इंटरनेशनल मुद्दा बन सकता है कि जब तक जम्मू कश्मीर हमारा भारत का पार्ट नहीं होगा तब तक हम जम्मू कश्मीर का साथ नहीं दे सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए फिर महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का जो है वो भारत के हवाले किया। और फिर जम्मू कश्मीर में जो है भारत ने अपनी एयरफोर्स के द्वारा, तब इतने मतलब रोड वगैरह कनेक्टिविटी नहीं थी, तो एयरफोर्स के द्वारा उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजी और फिर जम्मू कश्मीर में जो है वो कश्मीर में उनके पाकिस्तानी सेना और जो पाकिस्तानी लोग थे उनको बाहर निकालना शुरू किया। तो फिर निकालते निकालते कम से कम दिसंबर, एंड दिसंबर तक 1 साल जो है वो ये लगा। और फिर जब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन हुई, यानी इंटरनेशनल यूएन जो है, यूनाइटेड नेशन जब बीच में आया, तो फिर युद्ध जो है वो रोकना पड़ा। और फिर जो है ये बाउंड्री लाइन कहाँ पे बनी, जहाँ जहाँ दोनों सेनाएं, भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना जिस जिस जगह पे थी उसी जगह पे जो है युद्ध को रोक दिया गया, यानी सीज फायर लाइन बना दी गई। और वहाँ पे ही ये जो है अब जो है फिर बाद में, पहले ये सीज फायर लाइन बनी थी और फिर बाद में मैं आगे बताऊंगा कि कब इसको एलओसी जो है वो डिक्लेयर किया गया। तो ये इसकी कुछ हिस्ट्री थी। इसी तरह से ये एक्चुअल हमारे जम्मू कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह की जो जब ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, जो एक्चुअल यहाँ का जो बाउंड्री थी वो ये बाउंड्री नहीं है, इसीलिए इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ये एक इलीगल बाउंड्री है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया क्या हुआ था इसके बारे में। दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर की जो 1947 की क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे 35 आया, कैसे कैसे 370 आई और क्या क्या हुआ है, वो सारी मैं एक सेपरेट वीडियो में लाने वाला हूँ। जल्दी ही आपके साथ वो सेपरेट वीडियो आएगी। तो इसमें हम समझने के लिए इतनी ही हिस्ट्री काफ़ी है, इसमें आप ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा टॉपिक भी लंबा है, तो टॉपिक हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इन 1947 जे.एंड.के वाज ए प्रिंसली स्टेट ऑफ द साइज ऑफ 2.06 लाख स्क्वायर किलोमीटर। तो तब का जो साइज़ था प्रिंसली स्टेट का वो बहुत ज़्यादा था, लेकिन फिर जो पाकिस्तानी भी अंदर आ गए थे और भारत जो जहाँ पे था वहाँ पे ही युद्ध को जो है वो विराम दे दिया गया था। सेम ईयर पाकिस्तानी इन्वेडेड जे.एंड.के विच टर्न्ड टू इंडिया फॉर हेल्प एंड साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन। असेशन होता है विलय पत्र का साइन करना, यानी जो महाराजा हरि सिंह थे उन्होंने भारत के साथ विलय पत्र साइन कर लिया था कि अब से हम भारत का हिस्सा हैं। ये मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो ये है दोस्तों एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। यहाँ पे आप साथ जो जम्मू कश्मीर का पार्ट था वो ये जो आप देख रहे हो ना, ये सारा जम्मू कश्मीर का, जब ये प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी तो ये सारा जम्मू कश्मीर ही था। ठीक है, लेकिन जब ये 1947 में पाकिस्तान ने हमला किया तो फिर ये जो लाइन है इस लाइन को एलओसी लाइन बोलते हैं। और यहाँ पे जहाँ जहाँ सेनाएं जो हैं वो दोनों देशों की, पाकिस्तान की और भारत की थी, यहाँ पे ही युद्ध को जो है वो विराम देना पड़ा था। यूनाइटेड नेशन ने युद्ध विराम करने के लिए घोषणा करी थी। ठीक है, इसके आगे आगे क्या हुआ वो हम आगे आगे पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, India's response to Pakistani intrusion resulted in a war that was declared over in 1949 with the United Nations intervention। वही मैंने बताया कि 1947 में ये जो है वार स्टार्ट हुई, तो 1949 के एंड में जाके, दिसंबर में जाके ये वार ख़त्म हुई। यानी ये लगभग पूरा 1 साल जो है ये लड़ाई चली थी, क्योंकि पाकिस्तानी सेना जो है वो बहुत अंदर श्रीनगर तक जो है वो पहुंच गई थी, तो उनको जो है वो बाहर जो है बहुत दूर तक उनको निकाल दिया था।
A ceasefire line was drawn depending on the actual positions held by the two armies. तो फिर यूनाइटेड नेशन जब बीच में आ गया तो फिर जहाँ जहाँ दोनों देशों की सेनाएं थी वहाँ पे ही एक सीज फायर लाइन जो है वो बना दी गई। सीज फायर लाइन का मीनिंग होता है कि युद्ध को वहाँ पे ही विराम दे दिया गया। ठीक है। इट वॉज 1971 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ओवर द क्वेश्चन ऑफ बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको पता है कि जब हमारे 1947 में आज़ादी हमें मिली तो पाकिस्तान के दो हिस्से थे, एक था वेस्ट पाकिस्तान और एक था ईस्ट पाकिस्तान। तो जो बांग्लादेश था वो भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है। लेकिन 1947 में क्या हुआ कि बांग्लादेश में पाकिस्तान के खिलाफ अपराइजिंग हुई, यानी पाकिस्तान का विरोध हुआ और बांग्लादेश ने कहा कि भाई हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो इस बांग्लादेश की आज़ादी के दौर में भारत ने जो है वो बांग्लादेश का साथ देते हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद फिर बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो गया और दैट टर्न द सीज फायर लाइन इनटू द लाइन ऑफ कंट्रोल LOC एज इट इज़ नोन टुडे। और जब 1971 में बांग्लादेश के लिए भारत ने साथ दिया बांग्लादेश का पाकिस्तान के खिलाफ, तो तब जो है ये सीज फायर लाइन जो है वो कन्वर्ट कर दी गई LOC में, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है। तो अब याद रखिएगा आपको कि ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ये लाइन ऑफ कंट्रोल कब बनी, ये 1971 को इसको लाइन ऑफ कंट्रोल बोल दिया गया जब बांग्लादेश को आज़ाद भारत ने साथ देते हुए करवाया था। ठीक है। दे साइंड द शिमला एग्रीमेंट टू डिफाइन व्हाट वाज प्रीवियसली कॉल्ड द सीज फायर लाइन। तो फिर शिमला में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जो है ये जो सीज फायर लाइन थी इसको जो है वो LOC में डिक्लेयर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा ये एक लीगल बाउंड्री नहीं है, ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज बाउंड्री नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम दोस्तों पढ़ते हैं, LOC हो गया हमारा, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपको ध्यान से समझने हैं और इनके बारे में जो थोड़ी मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ उसको आप अगर याद रखेंगे तो आपको ये टॉपिक समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलेगी। The line of actual control LAC is a notional boundary line between India and China। यहाँ पे दोस्तों नोशनल बाउंड्री का क्या मीनिंग है? नोशनल का मीनिंग होता है कि ऐसी चीज़ जो सजेशन और आइडियाज़ पे बेस्ड हो, जिसका कोई एक्चुअल में एग्जिस्टेंस नहीं हो। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मीनिंग हुआ कि ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, ये सिर्फ एक नोशनल बाउंड्री है, यानी एक सजेशन और आइडियाज़ पे बेस्ड है, इसका कोई फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं है। हुआ क्या था वो हम आगे जानते हैं। The term LAC is said to have been issued by Zhou Enlai in 1959 लेटर टू जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1947 के बाद, तो उनको जो है वो जो ये जोउ एनलाई थे। ये जो जोउ एनलाई कौन थे? ये दोस्तों जैसे हमारे भारत में प्रधानमंत्री जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड मिनिस्टर, उसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। लेकिन जो चाइना में इनको प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं? प्रीमियर। तो जो पहले प्रीमियर हुए इंडिपेंडेंस के बाद वो कौन थे चाइना के? जोउ एनलाई। तो इन्होंने 1959 में हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को लेटर लिखा था जिसमें LAC का नाम का जिक्र किया गया था। ठीक है। इट एग्जिस्टेड ओनली एज इनफॉर्मल सीज फायर लाइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना आफ्टर 1962 साइनो इंडियन वार। तो जब 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ तो उसके बाद ये जो लाइन है ये सिर्फ एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन जो है वो बनाई गई, लेकिन इसको फार्मलाइज नहीं किया गया। ये एक इनफॉर्मल सीज फायर लाइन ही रही। कब ये सीज फायर लाइन कहा था? 1962 में, जब इंडिया और चाइना के बीच में वार हुई थी। ठीक है। इन 1993 इंडिया एंड चाइना एग्री टू रिस्पेक्ट ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन ए बायलैटरल एग्रीमेंट विदाउट डिमार्केटिंग द लाइन इटसेल्फ। तो फिर जब इंडिया और चाइना, भारत और चाइना ने अपने जो हैं
अपने जो रिलेशंस हैं उनको सुधारना चाहा, तो फिर 1993 में इंडिया और चाइना ने ये मान लिया, स्वीकार किया कि हम ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसका रिस्पेक्ट करेंगे, दोनों कंट्रीज हम इसी की रिस्पेक्ट करेंगे। जब तक के लिए कोई मतलब एक्चुअल लाइन जो है वो डिमार्केट नहीं की जाती है, तब तक के लिए हम इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही बाउंड्री लाइन मानते हुए दोनों देश जो हैं वो इसकी रिस्पेक्ट करेंगे विदाउट डिमार्केटिंग द लाइन इटसेल्फ। यानी दोनों देशों ने ये तो मान लिया कि हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को ही मानेंगे, लेकिन इस लाइन को डिमार्केट नहीं किया, यानी इसको मैप पे ड्रा किया ही नहीं। बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट 1993 में बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट हुआ, इज एन एग्रीमेंट साइंड बाय चाइना और भारत के द्वारा ये एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BPTA बोलते हैं, यानी बॉर्डर पीस एंड ट्रांक्विलिटी एग्रीमेंट, जो signed by the China and India in September 1993, agreeing to maintain the status quo on their mutual border pending and eventual boundary settlement। ये जो बॉर्डर का जो सिलसिला है, इसको जो ये जो लाइन हमने LAC माना है, इसी की रिस्पेक्ट करते हुए जब तक इसको एक्चुअल में डिमार्केट नहीं किया जाता है, तब तक के लिए हम इसी बाउंड्री को दोनों देशों की बाउंड्री मानते हुए रिस्पेक्ट करेंगे। ये दोनों देशों ने इस एग्रीमेंट में साइन किया। The Indo-Tibetan Border Police Force (ITBP), the Indo-Tibetan Border Police Force (ITBP) is the border guarding force at Indo-China border। तो इंडियन चाइना बॉर्डर पे जो फोर्स का गठन किया गया वो है ITBP, the Indo-Tibetan Border Police Force। The LAC is generally divided into 3 sectors। तो दोस्तों अगर हम ये जो LAC है हमारा चाइना के साथ जो बॉर्डर हमारा लगता है, भारत का जितना भी बॉर्डर लगता है, तो अगर हम इसको ब्रॉडली टर्म्स में देखें, जो हमारा लद्दाख वाला रीजन है उसको तो हम LAC बोलते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडली टर्म्स में देखें तो जो हमारा पूरा बॉर्डर है लद्दाख का, उत्तराखंड का, जहाँ सिक्किम का, फिर अरुणाचल प्रदेश का, ये जो जितना भी नॉर्थ ईस्टर्न में हमारा बॉर्डर है, अगर हम उसको ब्रॉडली टर्म्स में देखते हैं तो उस पूरे बॉर्डर को हम LAC बोल सकते हैं। तो अगर हम उस पूरे बॉर्डर को ब्रॉडली टर्म्स में LAC बोलते हैं तो फिर उसकी 3 डिविजन्स होंगी। वेस्टर्न सेक्टर में लद्दाख आएगा, मिडल सेक्टर जिसमें हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड आएंगे, ईस्टर्न सेक्टर जिसमें सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश आएंगे। तो इसकी जो लेंथ है यूटी वाइज या स्टेट वाइज, वो लद्दाख में जो है वो 1597 किलोमीटर है, हिमाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर है, उत्तराखंड में 345 किलोमीटर है, सिक्किम में 220 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में 1126 किलोमीटर है। और टोटल जो लेंथ बनती है हमारी चाइना के साथ भारत की, वो बनती है 3488 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसको मैप में देखते हैं, मैप इसका जो हमारा था, जो मैंने आपको पीछे दिखाया, वही इसके लिए भी मैप आएगा। ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट LAC और LOC जो हैं ये भारत के रिलेटेड हैं। अभी हम और जो बाउंड्री लाइंस पढ़ेंगे वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइंस होंगी, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो दोस्तों ये है हमारी ये लाइन ऑफ कंट्रोल थी जो हमारा पाकिस्तान के बॉर्डर बनता है, और जो कश्मीर हमारा चाइना के साथ बॉर्डर बनता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारा जो है वो LAC ही है। ठीक है, तो इसके हम आगे पढ़ेंगे, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है आगे उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, जैसे अरुणाचल प्रदेश वाला, उसको हम मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये भी आपको पता है जब 1962 में भारत के ऊपर चाइना ने हमला किया था, तो तब जो है ये वाला पार्ट भी जो है वो जम्मू कश्मीर का पार्ट ही था जब प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, लेकिन ये वाला पार्ट भी जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, जिसको हम अक्साई चीन भी बोलते हैं। और ये वाला जो हिस्सा है ये पाकिस्तान POK के अंडर आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर आता है, और ये पाकिस्तान ने भी चाइना को जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, 1963 का। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में। ठीक है, हमने आपको LOC LAC बता दिया। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रेड क्लिफ लाइन के बारे में। रेड क्लिफ लाइन कौन सी लाइन है? द रेड क्लिफ लाइन वाज द बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडियन एंड पाकिस्तान पोर्शंस ऑफ द पंजाब एंड बंगाल प्रोविंस ऑफ द ब्रिटिश इंडिया। तो दोस्तों हुआ क्या था, जब हमारा भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ,
यानी 1947 में जब हमें आज़ादी मिली तो जो ब्रिटिशर थे उन्होंने जो बाउंड्री लाइन बनाई थी, जो भारत जब जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, याद रखिएगा, जब बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था तो उन्होंने जो बाउंड्री लाइन बनाई थी, भारत और पाकिस्तान की जो बाउंड्री डिमार्केट की थी, उस बाउंड्री को हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। यानी तब जो जम्मू कश्मीर वाला पार्ट है जो अभी पीओके के अंडर है, वो भी हमारा जम्मू कश्मीर स्टेट के प्रिंसली स्टेट के अंडर ही था। तो तब की जो लाइन थी उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको पता है कि पंजाब के जब हमें आज़ादी मिली तो पंजाब के भी 2 हिस्से हो गए थे और इसी तरह से बंगाल के भी 2 हिस्से हो गए थे। जो हमारा वेस्टर्न वाला पार्ट था बंगाल का, जिसको हम आज वेस्ट बंगाल बोलते हैं, वो भारत के अंडर आ गया और जो दूसरा वाला पार्ट था वो बांग्लादेश में चला गया, ठीक है। तो इसी तरह पंजाब के भी 2 हिस्से हुए थे, वो एक पाकिस्तान में चला गया था और एक हिस्सा भारत को मिला था। तो ये जो बाउंड्री लाइन है, ये ब्रिटिशर ने जो बाउंड्री लाइन बनाई थी उसको हम रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। इसका नाम जो है वो रेड क्लिफ लाइन क्यों रखा गया, क्योंकि जो इट वाज नेम्ड आफ्टर इट्स आर्किटेक्ट, यानी जिसने इसको डिमार्केट किया था, सर साइरल रेडक्लिफ। सर साइरल रेडक्लिफ कौन थे? हु वाज द जॉइंट चेयरमैन ऑफ द बाउंड्री कमीशन फॉर द 2 प्रोविंसेस। तो ये जो भारत और पाकिस्तान की बाउंड्री, दोनों देशों की बाउंड्री डिमार्केट करनी थी, इन दोनों कमीशंस के, इन दोनों कंट्री के जो बाउंड्री कमीशन बने थे, उन दोनों बाउंड्री कमीशन के जॉइंट जो है वो चेयरमैन थे सर साइरल रेडक्लिफ। उन्हीं के नाम पे जो है ये बाउंड्री लाइन रखी गई है। The line came into force on 17 अगस्त 1947 upon the partition of India। तो ये जो लाइन है ये फोर्स में कब आई? ये 17 अगस्त 1947 को लाइन फोर्स में आई, यानी इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, आज़ादी मिलने के बाद 2 दिन के बाद जो है ये लाइन फोर्स में आई। तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि अगर ये लाइन जो है वो आज़ादी के पहले पब्लिश हुई होती या आज़ादी के दिन ही पब्लिश हो गई होती, तो जो इतने रॉयट्स हुए थे, जो इतने दंगे हुए थे, इतने लोगों की जानें चली गई थी 1947 आज़ादी के समय में, तो वो शायद इतनी जानें जो हैं, इतने राइट्स जो हैं वो नहीं होते अगर ये जो बाउंड्री है वो पहले डिक्लेयर कर दी गई होती। लेकिन ये बाउंड्री तो आज़ादी मिलने से पहले ही बना दी गई थी। इसको मतलब डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया, इसको पब्लिश क्यों नहीं किया गया, इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, हम उन पे नहीं जाएंगे। अभी तक के लिए हम यही समझते हैं कि ये आज़ादी के 2 दिन के बाद जो है वो पब्लिश हुई थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो ये है दोस्तों हमारी रेड क्लिफ लाइन, जो हमारी पाकिस्तान के साथ और भारत की जो है पाकिस्तान के साथ बाउंड्री ब्रिटिशर के टाइम पे डिमार्केट की गई थी। और इसी रेड क्लिफ लाइन के साथ जो है वो जब ये रेड क्लिफ लाइन बनी थी, तब ये जो बांग्लादेश है ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मैप में आप देख सकते हैं, ये जो रेड रेड दिखाया गया है ये रेड क्लिफ लाइन है। तो आगे बढ़ते हैं। Today, its western side still serves as the Indo-Pakistan border and the eastern side serves as the India-Bangladesh border। तो इसी लाइन का जो रेड क्लिफ लाइन जो ब्रिटिशर्स ने डिमार्केट की थी, इसी लाइन का जो वेस्टर्न साइड है वो तो अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, लेकिन जो ईस्टर्न साइड है, जो ब्रिटिशर ने तो इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर ही बनाया था, लेकिन अब वो बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो गया है पाकिस्तान से, तो अब वो बांग्लादेश बन गया है। और जो इसीलिए जो ईस्टर्न साइड इस बाउंड्री की है, वो अगर आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रेड क्लिफ लाइन की ईस्टर्न बाउंड्री क्या है, तो ईस्टर्न बाउंड्री जो है अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये मैंने आपको मैप में भी दिखा दिया रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैकमोहन लाइन। तो आइए जानते हैं मैकमोहन लाइन कहाँ पे है। द मैकमोहन लाइन इज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड इंडिया। दोस्तों जो तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन है, जो चाइना का ऑटोनॉमस रीजन, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था क्या होता है। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पीछे वाली वीडियो को भी हमारी रेफर कर सकते हैं। तो तिब्बत जो ऑटोनॉमस रीजन है चाइना का, और तिब्बत और इंडिया के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसको मैकमोहन लाइन जो है वो बोलते हैं। इट इज़ करंटली द जनरली रिकोगनाइज बाउंड्री बिटवीन चाइना एंड इंडिया, ऑल्दो चाइना डू नॉट रिकोगनाइज। दोस्तों ये जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन, जो बाउंड्री लाइन है ये रिकोगनाइज बाउंड्री है, यानी ये इंटरनेशनली रिकोगनाइज है, लेकिन चाइना इसको रिकोगनाइज नहीं करता है।
अब इसके पीछे क्या रीज़न है कि चाइना इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है, ये भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। इट केम इनटू बीइंग आफ्टर नेगोशिएशन बिटवीन तिब्बत चाइना एंड ब्रिटिश इंडिया एट 1914। तो 1914 में तिब्बत चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में जब भारत पे ब्रिटिशर का राज था, तो 1914 में शिमला एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, शिमला में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जो है एंड इज़ नेम्ड फॉर द चीफ ब्रिटिश नेगोशिएटर सर हेनरी मैकमोहन। तो ब्रिटिश एक नेगोशिएटर थे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट के फॉरेन सेक्रेटरी भी थे, उन्होंने सर हेनरी मैकमोहन के नाम पे ये जो है लाइन बनाई गई थी। तो ये लाइन किसका रिजल्ट थी, एक नेगोशिएशन का रिजल्ट थी जो तिब्बत चाइना और ब्रिटिश इंडिया के बीच में 1914 को हुआ था। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया ये मैकमोहन लाइन कैसे बनी, किनके नाम पे है, ये मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया। ये कहाँ पे है वो मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, लेकिन चाइना इसको रिकॉग्नाइज क्यों नहीं करता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप चाइना को पूछोगे, मतलब अगर आप ये देखना चाहते हैं कि भाई ये मैकमोहन लाइन कहाँ पे है या एलएसी कहाँ पे है, तो ये आपको ये देखना होगा कि आप भारत से पूछ रहे हैं या चाइना से पूछ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है, क्योंकि जो भारत है, भारत जो है जो बाउंड्री अपनी दिखाता है वो बाउंड्री जो अभी की हम पढ़ रहे हैं एलएसी या मैकमोहन लाइन वो वही बताता है। ठीक है, लेकिन जो चाइना, अगर चाइना को पूछा जाएगा तो चाइना की मर्जी करेगी, तो वो बोलेगा भाई जम्मू कश्मीर भी हमारा पार्ट है, वो बोलेगा अरुणाचल प्रदेश भी हमारा पार्ट है। तो इसी तरह से चाइना जो है वो इस बाउंड्री को नहीं मानता है। जब चाइना ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें मैकमोहन लाइन जो है वो का डिक्लेयर किया गया था, लेकिन चाइना इस 1914 की नेगोशिएशन को ही नहीं मान रहा है कि भाई कोई हुई थी, तो फिर चाइना इस बाउंड्री को नहीं मानेगा। पता इसका मीनिंग ये है कि मतलब ये जो चाइना है ना ऑटोनॉमस रीजन, ये जो मैकमोहन लाइन है ये तिब्बत के साथ बाउंड्री लगती है भारत की। ठीक है, तो इसको जो इस पे बात करनी चाहिए तिब्बत को, लेकिन तिब्बत कैसे करे, तिब्बत तो 1950 के बाद में चाइना, इसके ऊपर हुआ क्या था कि चाइना बोलता है कि तिब्बत जो है वो हमेशा से ही हमारा पार्ट रहा है, लेकिन ऐसा गलत है। तिब्बत जो है वो 1950 से पहले पहले एक इंडिपेंडेंट था, लेकिन 1950 के बाद जो है वो चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में ले लिया था, और 1950 से चाइना तिब्बत जो है वो चाइना जो है वो उसके ऊपर अपना क्लेम डालता है। ठीक है, और मैंने पिछली लेक्चर में भी आपको बताया था कि टाइम टू टाइम तिब्बत कहता है भाई नहीं हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन चाइना कहता है कि नहीं आप हमारा पार्ट हो। तो इसीलिए तिब्बत के पास कोई अपनी अथॉरिटी नहीं है कि वो इस बाउंड्री लाइन को डिक्लेयर करे, इसीलिए ये करना इसका डिक्लेयर करना अब काम जो है वो चाइना का है, लेकिन चाइना इसको पब्लिश नहीं करता है। ठीक है, तो ये सब इसके पीछे रीजंस है वो मैंने आपको सारे बता दिए हैं। तो आइए मैप में देखते हैं ये कहाँ पे है मैकमोहन लाइन। तो दोस्तों ये जो सारी बॉर्डर लाइन हमारी भारत के साथ चाइना की लगती है, ये मैंने आपको सारी दिखाई हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ के साथ जो हमारा कश्मीर, जम्मू कश्मीर के में जितना लद्दाख में रीजन में इनका बॉर्डर लगता है वो सारा दिखाया गया है। इसमें जो डिस्प्यूटेड पार्ट्स हैं जिनके ऊपर अभी भी विवाद है वो भी दिखाया गया है। और ये जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश में ये भी डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, तो इसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। यानी अरुणाचल प्रदेश में जो बॉर्डर लाइन बनती है हमारी तिब्बत के साथ, उसको हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो है ये बॉर्डर तिब्बत के साथ में, लेकिन चाइना तिब्बत को अपना क्लेम डालता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, तो फिर ये इस बाउंड्री को जो रिकॉग्नाइज करना है वो चाइना की ही जिम्मेवारी है। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता चल गया मैकमोहन लाइन कहाँ पे है। यहाँ पे आप वीडियो को पास करके पूरी बाउंड्री लाइन को देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डुरांड लाइन। तो अब देखते हैं डुरांड लाइन कहाँ पे बाउंड्री लाइन है। इट वाज ए बाउंड्री लाइन बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान। तो दोस्तों ये जो डुरांड लाइन है ये बाउंड्री लाइन है ब्रिटिश इंडिया, यानी ब्रिटिश के समय में जो हमारा भारत था उसके बीच में और अफगानिस्तान के बीच में ये बाउंड्री है। इट वॉज डिमार्केटेड बाय मॉर्टिमर डुरांड, ए ब्रिटिश डिप्लोमेट इन 1986। तो इसको जो है वो इसको किसने बनाया था, इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था। डेमोन्स्ट्रेट का मीनिंग फ्रेंड्स होता है खींचना, ठीक है, ड्रॉ करना। तो इसको डेमोन्स्ट्रेट किया था मॉर्टिमर डुरांड, जो एक ब्रिटिश डिप्लोमेट थे 1896 में। 1896 में आप समझ सकते हो कि तब हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का ही राज था, यानी भारत को तब ब्रिटिश इंडिया बोलते थे।
आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इट बिकेम बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। तो जब पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा नहीं रहा, एक अलग कंट्री बन गई, तो फिर ये बाउंड्री लाइन बन गई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन फिर भी एक शॉर्ट सेक्शन ऑफ अफगानिस्तान बॉर्डर इज शेयर्ड विद लद्दाख यूटी। तो लद्दाख यूटी में फिर भी आप जब आप मैप में देखते हैं तो लद्दाख यूटी में अफगानिस्तान की जो सेक्शन है थोड़ी सी इसी ड्रॉन्ड लाइन की, वो जम्मू कश्मीर स्टेट के साथ भी लगती है। तो इसकी जो लेंथ हमारी लद्दाख में बनती है वो है 106 किलोमीटर की लेंथ जो है वो अफगानिस्तान की यानी ड्रॉन्ड लाइन की लद्दाख रीजन में भारत के साथ भी लगती है। तो आइए इसको मैप में देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो अब तो यहाँ पे LOC LAC दिखाया गया है सारा कुछ। तो ये जो ड्रॉन्ड लाइन है ये है ड्रॉन्ड लाइन, ठीक है। ये जो है ना लाइन, ये ड्रॉन्ड लाइन है। तो इसका अभी तो बॉर्डर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन इसकी थोड़ी सी सेक्शन जो है वो यहाँ पे लद्दाख रीजन में हमारे जम्मू कश्मीर के साथ भी लगती है। तो ये 106 किलोमीटर की सेक्शन है। तो इसी को हम बोलते हैं ड्रॉन्ड लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान। यहाँ पे ये जो सर्कल किया हुआ है, तो ये भी आपको समझ आ गया। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक्स हैं, ये जो बाउंड्री लाइंस हैं ये आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्प करेंगी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए जो है वो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है। अब हम नेक्स्ट दोस्तों पढ़ेंगे 49th पैरेलल। 49th पैरेलल का मीनिंग क्या है वो भी मैं आगे जाके बताता हूँ आपको, आप घबराइए नहीं। पहले आप समझिए ये 49th पैरेलल कहाँ पे है। द 49th पैरेलल नॉर्थ इज ए सर्कल ऑफ लैटिट्यूड दैट इज 49 डिग्री नॉर्थ ऑफ द अर्थ इक्वेटर। तो चलिए मैं पहले आपको 49th पैरेलल ही समझा देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ये 49th पैरेलल है कहाँ पे, किसके किसके बीच में ये बाउंड्री लाइन है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये 49th पैरेलल है क्या। दोस्तों आप देखते हो कि जैसे हमारा ग्लोब है, जब हम ग्लोब पे देखते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी इमेजिनरी लाइन जो है वो ड्रा की गई हैं। जो इमेजिनरी लाइन वर्टिकल है यानी जो नॉर्थ से साउथ पोल तक जाती हैं उनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। इसका जो सेंटर वाला लॉन्गिट्यूड होता है जिसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइंस हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह जाती हैं इनको हम लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। वो जो ऐसी लाइंस हैं जो अर्थ को सर्कल करती हैं उनको हम लैटिट्यूड बोलते हैं। तो ये जो सेंटर वाला लैटिट्यूड होता है हमारा, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं जो 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। तो इसी तरह से जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो ये डिग्री इसकी बढ़ती जाएगी, और ऐसे ही जब ऊपर जाके कहीं इन्हीं लैटिट्यूड में से, इन्हीं जो लैटिट्यूड्स हैं जो सर्कल कर रहे हैं अर्थ को, इन्हीं में से कोई एक जो होगा वो 49 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ होगा, यानी नॉर्थन साइड होगा। तो 49 डिग्री नॉर्थ हम लैटिट्यूड बोलेंगे। तो अभी तक आपको समझ आ गया होगा कि 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड क्या है। तो चलिए आगे हम समझते हैं कि ये 49 डिग्री पैरेलल जो है वो किसके किसके बीच में बाउंड्री लाइन है। Roughly 2030 kilometer of the Canada and United States border was designated to follow the 49th parallel from the Strait of Georgia to the Lake of the Woods। दोस्तों क्या हुआ कि जो ग्लोब पे ये जो 49 पैरेलल लाइन खींची गई है, तो यूनाइटेड स्टेट्स ने और कनाडा के बीच में उन्होंने ये कहा कि हम इसी लाइन को सिंपल सिटी के लिए इसी लाइन को अपने बीच में बॉर्डर लाइन मान लेते हैं, ठीक है। जो कहाँ से कहाँ थी, जो स्टेट ऑफ जॉर्जिया से और लेक ऑफ वुड्स तक जाती है। हम इसको मैप में भी देखेंगे। फिर भी सर्वे मार्कर्स दोस्तों, फिर आपको पता है कि ये तो उन्होंने ग्लोब पे बोला, ठीक है, फिर उनको ज़मीन पे भी कुछ मार्कर्स वगैरह लगाने थे ना। तो जब उन्होंने 19th century caused the wider to deviate from the 49th parallel up to 10 of the meters। फिर जब उन्होंने ज़मीन पे मार्कर्स लगाने थे तो फिर तब आपको पता है कि 19th सेंचुरी में GPS वगैरह तो नहीं था, तो फिर ये जो मार्कर्स थे ये थोड़े थोड़े अपनी जगहों से डिविएट हो गए, ठीक है। तो आइए अब हम समझते हैं कि ये जो 49th पैरेलल है ये किन किन स्टेट्स के बीच में बाउंड्री लाइन है वो देख लेते हैं हम।
कनाडा और यूनाइटेड स्टेट के बीच में ये जो बाउंड्री लाइन है, तो ये है दोस्तों डुरांड लाइन। जैसे दोस्तों यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर लाइन है वो पूरी फॉलो करती है 49th पैरेलल को, ठीक है। यानी स्ट्रेट ऑफ जॉर्जिया से लेके जो लेक ऑफ वुड्स तक, जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो बाउंड्री लाइन है वो 49th पैरेलल को फॉलो करती है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कनाडा और ये जो 49th पैरेलल है यहाँ का डुरांड लाइन, सॉरी एक मिनट, ये तो डुरांड लाइन है ना, एक मिनट सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट। ऑर्डर नाइसर लाइन 49th लाइन, 49th पैरेलल, रफली कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स। तो दोस्तों इसको जो इसकी कुछ जो बाउंड्री है इसको हम मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं। तो यही जो बाउंड्री है यहाँ पे ये डुरांड लाइन नहीं है फ्रेंड्स, ये डुरांड लाइन यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये डुरांड लाइन नहीं है, ये डुरांड लाइन नहीं है, ठीक है। क्योंकि डुरांड लाइन ये है 49th पैरेलल। तो 49th पैरेलल जो है कनाडा और यूएसए के बीच में है, यहाँ से यहाँ तक का जो बॉर्डर है वो 49th पैरेलल को फॉलो करता है, ठीक है। तो बाकी का जो बॉर्डर है इसको हम कुछ बॉर्डर को, इसके बाउंड्री लाइन को हम मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये डुरांड लाइन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता दिया कि स्टेट ऑफ जॉर्जिया से लेके लेक ऑफ वुड्स तक जो है वो ये 49th पैरेलल को ही फॉलो करता है। हाउएवर सर्वे मार्कर ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं ऑर्डर नाइसा लाइन, ठीक है। ऑर्डर नाइसा लाइन किनके बीच में है? ऑर्डर नाइसा लाइन इज द बेसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। और जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर है, डुरांड लाइन दोस्तों ये जो वहाँ पे मिसप्रिंट है, डुरांड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और भारत के साथ ब्रिटिश इंडिया जब था तो वो मैंने आपको बताया ना कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के जो बीच में है वो डुरांड लाइन है, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं ऑर्डर नाइसा लाइन। तो दोस्तों ऑर्डर नाइसा लाइन जो है ये बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड। इट रन्स mainly along the Oder and Nysa rivers and meets the Baltic Sea in the north। तो दोस्तों एक्चुअली में ये जो आर्डर और नाइसा है ये दो रिवर्स हैं, और यही दो रिवर्स जो हैं वो पोलैंड और जर्मनी की बाउंड्री लाइन को डिमार्केट करती हैं। द लाइन मार्क द बॉर्डर बिटवीन ईस्ट जर्मनी एंड द पोलैंड फ्रॉम 1950 टू 1990, यानी 1950 टू 1990 के बीच तक जो है ये दो रिवर जो है वो जर्मनी और पोलैंड, ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच में बॉर्डर जो है वो डिमार्केट करती थी। तो इसके बारे में क्या है मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब ये हुआ कि जब कोल्ड वार हुआ था ना तो तब जर्मनी के दो हिस्से थे, ठीक है। एक था वेस्ट जर्मनी और एक था ईस्ट जर्मनी। तो फिर क्या हुआ कि फिर जर्मनी कोल्ड वार के दौरान जो है जर्मनी के जो दो हिस्से थे वो दोनों यूनाइट हो गए, यानी जर्मनी जो है वो रीयूनाइट हो गई। और जो यूएसएसआर है, जो 1989 से पहले मैंने आपको बताया था कि रशिया को ही यूएसएसआर बोलते थे, और यूएसएसआर की बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिपेंडेंट हो गई, यानी यूएसएसआर टूट गया और जो पीछे रह गया उसको हम बोलते हैं अब रशिया, ठीक है। तो इसी तरह से जर्मनी के पहले दो हिस्से थे, फिर जर्मनी रीयूनाइट हो गई। तो इसीलिए बोला है कि 1950 और टू 1990 तक जो है ये बाउंड्री जो है वो इन रिवर के द्वारा ही डिमार्केट की जाती थी। फिर उसके बाद आफ्टर द रेवोल्यूशन ऑफ 1989 जब यूएसएसआर टूट गया, द न्यूली रीयूनिफाइड Germany and the newly democratic Republic of Poland definitely expected as their border in the 1990 German-Polish border treaty। ठीक है, डेफिनेटली का मीनिंग होता है दोस्तों, डेफिनेटली का मीनिंग होता है कि फाइनली ये जो दो कंट्रीज़ बनी, एक रीयूनिफाइड जर्मनी एंड न्यूली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ पोलैंड, इन दोनों ने डेफिनेटली यानी फाइनली 1990 में जर्मन पॉलिश बॉर्डर ट्रीटी हुई। उस ट्रीटी में इन्होंने इस बॉर्डर को फाइनली जो है वो एक्सपेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम मैप में देखते हैं।
तो दोस्तों ये हैं दोनों रिवर्स आडर और नाइसा। तो आडर और नाइसा जो रिवर्स हैं यही इनको जो है वो इनकी बाउंड्री जो है वो डिमार्केट करती हैं। तो जर्मनी और पोलैंड के बीच में जो बॉर्डर बनाती हैं ये आडर और नाइसा जो रिवर्स हैं वही इनके बीच में बॉर्डर जो है वो बनाती हैं। ठीक है, तो ये आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे वाली बॉर्डर लाइन पे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो हमारे पास बॉर्डर लाइन है वो है मैजिनोट लाइन। तो मैजिनोट लाइन के बारे में जानते हैं कि मैजिनोट लाइन कहाँ पे है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मैजिनोट लाइन के बारे में। ठीक है, तो मैजिनोट लाइन वाज ए लॉन्ग लाइन ऑफ, ये एक लंबी लाइन है, किसकी है हम आगे देखते हैं। मैजिनोट लाइन जो है वो एक लॉन्ग लाइन से बॉल्स एंड फार्ट्स की एंड आर्म डिफेंसेस की। ठीक है, walls and armed defenses that the French built in the 1932 deter invention by the Germany and forced them to move around the fortification। दोस्तों इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये एक लंबी लाइन, ये एक बाउंड्री लाइन नहीं है बल्कि एक फोर्ट्स और वॉल्स की लाइन है जो आर्म डिफेंसेस यानी आर्म डिफेंसेस के द्वारा फ्रेंच ने बनाई थी 1930 में। डिटर इन्वेंशन यानी मुकाबला कर सकने के लिए जर्मनी का, यानी जर्मनी तब आपको पता है कि जर्मनी में जो हिटलर था वो एक तरह से चाहता था कि मैं अब पूरे वर्ल्ड पे कब्जा कर लूं, तो तब जो है वो बहुत ही एक्शन में था। तो फिर फ्रेंच ने उससे बचने के लिए, उसके हमले से बचने के लिए ये जो वॉल्स और फोर्ट्स की आर्म डिफेंसेस की ये जो है बनाई थी वॉल्स, जिसको हम बोल रहे हैं मैजिनोट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इट इज़ नेम्ड आफ्टर एंड्रयू मैजिनोट हु वाज द फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ वार व्हेन इट वाज बिल्ट। ठीक है, तो जब ये कब बनाई गई थी, ये एंड्रयू मैजिनोट के द्वारा बनाए, उसके नाम पे है ये, जो एक फ्रेंच मिनिस्टर थे वार के जिसने ये बनाई थी। हाउएवर द जर्मन इन्वेडेड थ्रू द लो कंट्रीज इन 1940 बाय पासिंग इट टू नॉर्थ। ठीक है, फिर जहाँ पे इन्होंने ये जो फोर्टिफिकेशन की थी वहाँ से तो जर्मन ने हमला नहीं किया फ्रांस पे, लेकिन हमला फिर बाद में उन्होंने कर ही दिया। वो कहाँ पे किया, वो उन्होंने नार्थन साइड से बाईपास करते हुए किया, और फिर इस युद्ध में जो है वो फ्रांस की हार हो गई। द लाइन हैज़ सिंस बिकम ए मेटाफर, क्योंकि इस युद्ध में जो है वो फ्रांस की हार हो गई, जर्मनी ने जब अटैक कर दिया। ठीक है, तो इस युद्ध में उनकी हार हो गई, तो फिर तब से ये जो लाइन है मैजिनोट लाइन जो है वो एक मेटाफर बन गई है। अब दोस्तों यहाँ पे मेटाफर का क्या मीनिंग है, क्योंकि फ्रांस ने जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा जो है वो किया था ताकि वो जर्मन से बच सके, लेकिन जर्मन ने फिर हमला कर दिया और फ्रांस को इसमें हार हो गई। तो मेटाफर का मीनिंग होता है कि जब हम कोई किसी सिक्योरिटी के लिए या किसी डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा करते हैं तो वो खर्चा हमारा एक फॉल्स सेंस बन जाता है, यानी हमें मतलब एक जिसमें हमें एक तरह का फजूल में जाता है, तो फिर वो एक मजाक बन जाता है। तो इसीलिए इस मेटाफर लाइन को कभी कभी एक मेटाफर भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक इसमें जो है वो फ्रांस को खर्चा करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो अब हम मैप में देखते हैं मैजिनोट लाइन कहाँ पे है। दोस्तों ये है जर्मनी और फ्रांस, ये बिल्कुल साथ साथ लगते हैं, तो इसीलिए जर्मनी ने फ्रांस पे अटैक किया था और जिस अटैक में जो है वो फ्रांस की हार हो गई थी। ठीक है, तब से जो मैजिनोट लाइन है वो एक मजाक सा बन गई, क्योंकि फ्रांस ने जो है वो बहुत सारा खर्चा किया हुआ था, लेकिन फ्रांस को इस खर्चे का कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। तो आइए अब हम मैप में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो डाटी लाइन है वो वीक फोर्टिफिकेशन हुई थी, लेकिन जो बिल्कुल डार्क लाइन है वो एक स्ट्रांग फोर्टिफिकेशन हुई थी। तो जहाँ पे स्ट्रांग फोर्टिफिकेशन हुई थी ये यहाँ से तो जर्मनी ने हमला नहीं किया, लेकिन जर्मनी ने नार्थन साइड से यानी बेल्जियम साइड से होते हुए फ्रांस पे हमला किया, और जिसमें फ्रांस की जो है वो हार हो गई थी। और तब से ये जो मैजिनोट लाइन है इसको बोल रहे हैं हम मैजिनोट लाइन। ठीक है, तब से ये जो मैजिनोट लाइन है वो एक मेटामर बन गई, क्योंकि फ्रांस ने जो है वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया था, लेकिन इसमें फ्रांस को जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ था। तो एक
फ़ायदा ना होने के कारण जो है वो ये एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो है वो बन गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिंडनबर्ग लाइन। द हिंडनबर्ग लाइन आर Siegfried position was a system of forts built by the German Empire along the Western Front World War I during the winter of 1960-1947 to defend against France। अब दोस्तों देखिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट आया है यहाँ पे, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों हुआ क्या कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मन ने फ्रांस से बचने के लिए वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मन ने क्या किया था, फ्रांस से बचने के लिए फोर्टिफिकेशन की थी। तो ये हिंडनबर्ग लाइन कौन सी है कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो जर्मन ने, समझिए बात को, जो मैंने पहले पीछे आपको मैजिनोट लाइन बताई वो फ्रांस ने जर्मन से बचने के लिए बनाई, लेकिन वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मन ने हिंडनबर्ग लाइन बनाई फ्रांस से बचने के लिए। ठीक है, तो फिर वर्ल्ड वार सेकंड में इसका उल्टा हो गया, जब पहले हिंडनबर्ग लाइन बनाई गई जर्मन के द्वारा फ्रांस से बचने के लिए वर्ल्ड वार फर्स्ट में, लेकिन फिर बाद में वर्ल्ड वार सेकंड में ऐसा हो गया कि जर्मन को ही फ्रांस को ही लाइन बनानी पड़ी, किससे बचने के लिए, फोर्टिफिकेशन करनी पड़ी फ्रांस से जर्मन से बचने के लिए। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो दोस्तों तब जो एक बैटल ऑफ वर्डन हुई थी, जो एक लॉन्गेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बैटल ऑफ वर्डन जो है वो एक लॉन्गेस्ट बैटल ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट थी, सबसे लंबी वर्ल्ड वार थी जो इसी एरिया में लड़ी गई थी। यहाँ पे ये जो हिंडनबर्ग लाइन जो है वो आती है, मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से एक आपको इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में जर्मन ने फ्रांस से बचने के लिए हिंडनबर्ग लाइन बनाई, लेकिन उसके बाद फिर फ्रांस ने जर्मन से बचने के लिए जो है वो मैजिनोट लाइन बनाई। तो ये मैजिनोट लाइन और हिंडनबर्ग लाइन के बीच में, दोनों के बीच में आप रिलेशन जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे जो है वो हिंडनबर्ग लाइन बनाई गई, यहाँ पे सामने दिखाई गई है। ये जो हिंडनबर्ग लाइन है ये जर्मन ने बनाई फ्रांस से बचने के लिए वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान, और इसी एरिया में जो है ये जो बैटल ऑफ वर्डन है, सबसे लंबी वर्ल्ड वार हुई थी, इसी एरिया में जो है वो लड़ी गई थी। तो दोस्तों ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट था। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे वाली हिंडनबर्ग लाइन हमारी हो गई। अब हम नेक्स्ट आगे देखेंगे 17th पैरेलल। तो दोस्तों 17th पैरेलल की भी वही एक्सप्लेनेशन है जो मैंने आपको पहले कही, ये भी एक लैटिट्यूड है 17th पैरेलल। तो अब मैं उसको लैटिट्यूड को डिफाइन ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। The 17th parallel was the provincial military demarcation line between North and South Vietnam established by the Geneva Accords of 1954। तो ये जो लाइन है 17th पैरेलल, ये साउथ वियतनाम एस्टेब्लिश्ड बाय द जेनेवा अकॉर्ड्स, यानी ये जो ट्रीटी हुई थी, एग्रीमेंट हुआ था 1954 में जेनेवा में, उसके रिजल्ट में ये लाइन जो है वो बनाई गई। वियतनाम वाज ए फ्रेंच कॉलोनी फ्रॉम 1858। 1858 से ही वियतनाम जो है वो एक फ्रेंच कॉलोनी थी। ड्यूरिंग द अगस्त रेवोल्यूशन फॉलोइंग वर्ल्ड वार सेकेंड, वियतनामीज कम्युनिस्ट जो रेवोल्यूशनरी थे होची मिन, उन्होंने, तो दोस्तों इसकी थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो होची मिन थे एक कम्युनिस्ट लीडर थे जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने वियतनाम के। तो आपको पता है कि जो उन्होंने क्या किया कि अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिक्लेयर की। उन्होंने कहा कि भाई हम इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं। ठीक है, तो होची मिन जो थे लीडर ऑफ द वियत मिन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर ऑन सितंबर 1945 अनाउंसिंग द क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम। ठीक है, उन्होंने अनाउंस किया भाई हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम बनाना चाहते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि जो फ्रेंच कॉलोनियल एम्पायर थे उनको बर्दाश्त कहाँ होना था। ठीक है, फिर उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो फिर एक गुरिल्ला वार छिड़ गई। तो गुरिल्ला वार दोस्तों, गुरिल्ला वार मैं आगे बताऊंगा भी आपको, लेकिन गुरिल्ला वार का मीनिंग बता दूं तो गुरिल्ला वार का एक ऐसी वार होती है जो आमने सामने से युद्ध नहीं लड़ा जाता है, बल्कि छुप छुप के अंदरूनी तरीके से ये जो है वो लड़ाई की जाती है। ठीक है, दिस लेड टू ए गुरिल्ला वार बिटवीन फ्रांस एंड द वियत मिन। द वियत मिन कैप्चर्ड एंड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रूरल एरियाज इन वियतनाम विच लेड टू फ्रेंच डिफीट। लेकिन फिर हुआ कि जो होची मिन थे
जो लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी के, जो बाद में प्रेसिडेंट भी बने, तो उन्होंने, उनकी जो पार्टी थी, उनका जो ये जो रेवोल्यूशन था, उन्होंने बहुत सारे जो रूरल एरियाज़ थे वो कंट्रोल में कर लिए, और इसके बीच में क्या हुआ, फ्रेंच की जो है वो हार हो गई। तो जब फ्रेंच की हार हो गई तो फिर उन्होंने कुछ करना ही था, ठीक है ना। तो फिर जब उन्होंने क्या किया, द नेगोशिएशन इन द जेनेवा कॉन्फ्रेंस, फिर जेनेवा में एक कॉन्फ्रेंस हुई उसी साल जब वो फ्रांस हार गया, तो एंडेड द वार, फिर वार जो है वो जब जेनेवा कॉन्फ्रेंस हुई तो वार एंड हो गई, एंड डिवाइडेड द कंट्री इनटू द नॉर्दर्न एंड द साउदर्न जोन अलोंग द 17th पैरेलल स्टिपुलेटिंग जनरल इलेक्शन शेड्यूल फॉर जुलाई 1956। तो फिर 1956 में जो है इलेक्शंस हुई, जिसमें हो ची मिन जो है वो वियतनाम के जो है वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो एक नेगोशिएशन के दौरान जो है वो ये जो बाउंड्री लाइन जो है डिक्लेयर की गई, और दोनों कंट्रीज़ में जो है वो युद्ध को विराम दिया गया। तो दोस्तों गुरिल्ला वार के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ये एक ऐसी वार होती है जो आमने सामने से नहीं बल्कि शुभ शुभ के अंदरूनी तरीकों से ये जो है वार लड़ी जाती है, और इसमें फ्रांस की ही हार हुई थी। तो दोस्तों ये सब जो इम्पॉर्टेंट, इसकी हम मैप में पहले देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है इसका मैप, जो जिसमें जो है वियतनाम जो है वो एक फिर इंडिपेंडेंट कंट्री उन्होंने बनाई, ठीक है, जिसमें फ्रांस को जो है जो हार हो गई थी, तो इसी को हम बोलते हैं 17th पैरेलल, ये यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, जिसमें दो कंट्री जो है बन गई, एक नॉर्थ वियतनाम और एक साउथ वियतनाम, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम दोस्तों यहाँ पे जो जितनी भी बाउंड्री लाइंस, इंपॉर्टेंट बाउंड्री लाइन थी जो समझाने वाली थी, वो मैंने सारी आपको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर दी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसमें भी बाउंड्री लाइंस हैं, हम जल्दी से इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। The line that divides current position of Indian and Pakistani military posts and the troops across the entire 110-kilometer long front line in the disputed region of सचिन ग्लेशियर इज कॉल्ड एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक्चुअल पोजीशन है अब सचिन ग्लेशियर में, एक्चुअल पोजीशन है जो आर्मीज़ के द्वारा अभी जो एक्चुअल पोजीशन पे आर्मी खड़ी हुई है, तो वो एक्चुअल पोजीशन को क्या बोलते हैं, तो उस एक्चुअल पोजीशन को एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन बोलते हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है द मैनरहीम लाइन वाज ए डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन लाइन ऑन द कार्लियन इस्थमस बिल्ट बाय द फिनलैंड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन रशिया, ठीक है। तो मैनरहीम लाइन जो है वो रशिया और फाइनलैंड अगेंस्ट द सोवियत यूनियन के द्वारा, ये भी एक फोर्ट वाली यानी दीवारों वाली जो है वो एक लाइन बनाई थी रशिया से बचने के लिए, ठीक है। द 38th पैरेलल नॉर्थ फाउंड द बॉर्डर बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया, साउथ और कोरिया के बीच में जो बॉर्डर है वो है 38th पैरेलल। ये सब मैं मैप में आपको दिखाऊंगा, पहले हम इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। 24th पैरेलल इज अ लाइन बिटवीन विच पाकिस्तानी क्लेम्स शुड बी द एक्चुअल डिमार्केशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन जनरल एरिया ऑफ रन ऑफ कच्छ बट इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइज इट। तो दोस्तों 24th लाइन वो लाइन है जो पाकिस्तान क्लेम करता है कि रन ऑफ कच्छ से गुजरती है ये लाइन, लेकिन भारत जो है वो इस लाइन को नहीं मानता है, ये लाइन एक्चुअल में लीगल है ही नहीं। 20th पैरेलल नॉर्थ डिफाइंस पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन लिबिया एंड सूडान, लिबिया और सूडान के बीच में जो बॉर्डर है उसको 20th पैरेलल बोलते हैं। 22nd पैरेलल नॉर्थ डिफाइंस मेजर पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान, इजिप्ट और सूडान के बीच में जो बॉर्डर है वो है 22nd पैरेलल नॉर्थ। 25th पैरेलल नॉर्थ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन मॉरिटानिया एंड माली, मॉरिटानिया और माली कंट्री के बीच में जो बॉर्डर है वो 25th पैरेलल नॉर्थ बोलते हैं। 31st पैरेलल नॉर्थ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन ईरान एंड इराक, ईरान और इराक के बीच में जो बॉर्डर है वो 31st पैरेलल नॉर्थ है। 16th पैरेलल नॉर्थ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉर्डर लाइन बिटवीन नाम्बिया एंड एंगोला। When Israel withdrew from South Lebanon in May 2000, the United Nations drew a line called the Blue Line to divide two countries. The Israeli occupation of southern Lebanon took place after the Israel occupation of southern Lebanon took place after the Israel invaded Lebanon during the 1982 Lebanon War, ठीक है। 1982 में जो वार हुई जिसमें यूनाइटेड नेशन ने 2000 में ये लाइन जो है वो ड्रा करवाई
ठीक है, जो बॉर्डर बनाती है किसके किसमें बीच में, जो बॉर्डर बनाती है इजराइल ऑक्यूपेशन ऑफ साउदर्न लेबान के बीच में और इजराइल इन्वेडेड लेबान ड्यूरिंग द 1982 लेबानियन वार के दौरान। ठीक है, द पर्पल लाइन वाज द सीज फायर लाइन बिटवीन इजराइल एंड सीरिया, इजराइल और सीरिया के बीच में जो सीज फायर लाइन है उसको हम पर्पल लाइन बोलते हैं। आफ्टर द 1967 6 डे वार एंड सर्व्स एज द de facto border between two countries. The Mason-Dickus line is a demarcation line separating four United States, forming part of the borders of Pennsylvania, Maryland, Delaware, and West Virginia. 42nd parallel north from New York and Pennsylvania border in United States of America. 45th parallel makes up most of the boundary between Montana and Wyoming. Green line, Atelia line, United Nations buffer zone, इन तीनों को हम ग्रीन लाइन बोलते हैं। Atelia line, United Nations buffer zone was formed in Cyprus in order to stop the escalation of tension between the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots. It was given the name Greek line due to the fact that General Young had drawn it with a green pencil on the map. ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनको आपने नोट डाउन करना है, मेमोराइज करना है बार बार, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो दोस्तों अब जो टाइम आ गया है मल्टीपल चॉइस सेक्शन का, जो आपको रिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। तो आइए जल्दी से हम रिवीजन करते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। When did Radcliffe line which divided India and Pakistan came into force? ये जो Radcliffe line है जो पाकिस्तान और भारत को ब्रिटिशों ने डिवाइड किया था, ये कब फोर्स में आई थी? तो दोस्तों ये फोर्स में आई थी 17 अगस्त को, जैसा मैंने आपको बताया। दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यही नहीं, इस टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड निकलते हैं। तो इस टॉपिक को मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरेलल डिफाइंस मेजर पार्ट ऑफ द बॉर्डर बिटवीन इजिप्ट एंड सूडान? तो इजिप्ट और सूडान के बीच में कौन सी लाइन जो है वो बॉर्डर बनाती हैं? तो ये दोस्तों इसका आंसर जो है वो 22nd पैरेलल नॉर्थ है इसका आंसर। तो 22nd पैरेलल नॉर्थ जो है वो लाइन बनाती हैं इजिप्ट और सूडान के बीच में, जो डी पार्ट इसका सही आंसर है। द लाइन ऑफ वॉल्स फोर्ट्स एंड आर्म्ड डिफेंसेस दैट द फ्रेंच बिल्ट इन 1930 टू डिटर इन्वेंशन बाय द जर्मनी इज कॉल्ड। तो दोस्तों जो फ्रेंच ने जर्मनी से बचने के लिए जो लाइन बनाई थी उसको मैंने आपको बताया, कौन सी लाइन बोलते हैं उसको हम मैजिनोट लाइन बोलते हैं, जो एक मेटाफर बन गई है। ठीक है, When was the border peace and tranquility agreement between India and China signed? ये इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट कब साइन किया गया था? ये मैंने आपको बताया कि जब भारत और चाइना जो है अपने रिलेशन जो है वो सुधारना चाहते थे, तो 1993 में जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया था। ठीक है, व्हाट डज AGPL मीन इन कंटेक्स्ट ऑफ सचिन ग्लेशियर? तो सचिन ग्लेशियर के कंटेक्स्ट में AGPL का क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग है दोस्तों मैंने अभी आपको बताया, एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन। तो दोस्तों ये कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, ये आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। दोस्तों आपसे मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा जो आज का लेक्चर है ये आपको बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में हेल्प करेगा और बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं आपने इस लेक्चर से सीखे होंगे। तो दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है हमारा कोई भी लेक्चर बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, हमें बहुत सारा टाइम लगता है, तो आपका सब्सक्राइब करना फ्री में है। तो इसीलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नहीं भी कर रहे हैं, तो जनरल नॉलेज के लिए ये टॉपिक जो है मैं आपको पूरे अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करके समझाता हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपके साथ एक अगली वीडियो में, जिसमें हम एक इंपॉर्टेंट लेक्चर पे बात करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।